हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैंने बहुत पहले एक बार वीडियो में आपसे कहा था कि जब कोई भी ग्रहों की युतियां होती हों तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हर एक लगन में उनके जो प्रभाव होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक जो योग होते हैं उनके फल पॉजिटिव या नेगेटिव कितने होंगे इसकी एक पूरी सारणी आपके सामने रख रहा हूं जो कि कंप्लीटली लघु पराशरी पे आधारित है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कुंडली में अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसमें पॉजिटिविटी कितनी और नेगेटिविटी कितनी, क्यों नेगेटिविटी है और क्यों पॉजिटिविटी है, इन तथ्यों को अपन आगे डिस्कस कर लेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। लेकिन कोशिश ये होगी कि जितने भी 12 के 12 घरों के आपके स्वामी हैं उनकी अगर कोई युतियां बनती हैं तो वो रिजल्ट्स कैसे करती हैं इसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जो देख रहे हो धनु लगन में इन्होंने सूर्य से शुरू किया है। सूर्य के सामने उन्होंने ना लिखा है, ना मतलब नवमेश है, और नवमेश का मतलब यहाँ पे हुआ है कि सूर्य यदि नवम भाव में बैठे हैं तो वो +7 इतने पॉइंट तक पॉजिटिव है, यानी इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी होती है यदि धनु लगन में सूर्य नवमेश होके नवम में बैठे हों तो। इसके बाद युतियों पे ध्यान रहेगा। यहाँ पे ये भाव के अंदर चेंजेस वाली चीजों को नहीं बता रहे, ग्रहों की युतियों के बता रहे। अगर सूर्य और चंद्रमा की युति कहीं पर भी हो जाए, सूर्य और चंद्रमा की युति कहीं पर भी हो जाए, लेकिन उस कंडीशन में ये ध्यान रखिएगा कि 9th हाउस में नहीं, तो ऐसे स्थिति में ये युति नेगेटिव जाती है। -1 यानी कि अगर चंद्रमा और सूर्य की युति कहीं पे भी बन रही है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, उस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर रिजल्ट्स में नेगेटिविटी आने लगती है। इसी तरीके से सूर्य यदि चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में बैठ जाए, युति चंद्रमा के साथ अष्टम भाव में कर ले तो फिर +7 की पॉजिटिविटी आ जाएगी। यानी कि आपके धनु लगन में सूर्य जैसे ग्रह का अष्टम में बैठना बुरा नहीं होता। इसी तरीके से अगर किसी भी धनु लगन की कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ आ जाए तो ये सबसे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला योग बन जाता है। अगर सूर्य और बृहस्पति एक साथ आए तो वो भी काफी पॉजिटिव है। इससे थोड़ा सा कम पॉजिटिव होता है सूर्य का बुध के साथ आना, क्योंकि बृहस्पति में +14 है जबकि सूर्य और बुध में +11 है। तो अगर योग के फॉर्मेशन में देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं जब सूर्य और बुध की युति होती हो। इससे कम होते हैं जब सूर्य और मंगल की युति होती है, इससे भी कम होते हैं जब सूर्य और बुध की युति होती है। अगर कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति हो गई तो रिजल्ट्स में नेगेटिविटी मिलती है। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पे न्यूट्रल होता है, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। इसी तरीके से चंद्रमा जो है वो अष्टमेश है, अगर वो लगन में बैठेगा तो बहुत नेगेटिव, 8 पॉइंट तक नेगेटिव जाता है। अगर वो सूर्य से संबंध बनाएगा तो वही चीज है, फिर -1 की सिचुएशन। चंद्रमा मंगल के साथ भी संबंध कर ले तो नेगेटिव है, लेकिन चंद्रमा जब भी अष्टम में बैठ के योग बनाएगा तो पॉजिटिव होगा। चंद्रमा बुध को आप कहीं पे भी देखोगे तो -4 है, लेकिन वही अष्टम में हो तो +4 है। चंद्रमा, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर धनु लगन की कुंडली है और वहां पे चंद्रमा अपने खुद के भाव में अष्टम भाव में बैठा है तब जाकर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स करने में सक्षम होगा। चंद्रमा शनि जो है बस वो वहां पे नेगेटिव होते हैं जो कि -9 के पोजीशन पर है, जबकि यही युति चंद्रमा और शनि की किसी और भाव में अष्टम से हटके किसी और भाव में बन जाए तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट करने में सक्षम होती है। चंद्रमा और बृहस्पति भी -1 है, लेकिन अगर अष्टम में मिल जाए तो +7 है। तो आप ये फिगर्स को तो रीड कर ही पा रहे होंगे। इसमें आप मेन चीज इस बात को समझ सकते हैं कि जो युतियां हैं
वो युतियों की कितनी पॉजिटिव और कितनी नेगेटिव रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। इसमें जो एक पर्टिकुलर पोजीशन है, देखिए चंद्रमा शुक्र के बाद यानी कि -17 के बाद जो ये चंद्रमा और शय लिखा है, ये शुक्र के लिए है जो कि -9 है, यानी कि वो जो नेगेटिविटी रहेगी उसमें कमी आ जाएगी। ये पॉइंट्स किस आधार पे दिए हैं इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाउस प्लेसमेंट लॉर्डशिप जो है ये उस मैटर पे जाती है। अब देख लीजिए मंगल और बुध से बनने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन है उसके बारे में। मंगल यहाँ पे पंचम और द्वादश 12th हाउस के लॉर्ड है। अगर वो पंचम या द्वादश में बैठे होंगे तो +6 पोजीशन होगी, और अगर सूर्य के साथ है तो वही +13, अगर चंद्रमा के साथ है तो अष्टम को छोड़ के कहीं पर है तो नेगेटिव। चंद्रमा अगर बुध के साथ जुड़ गए तो पॉजिटिव है, मंगल अगर बुध के साथ जुड़ रहे हैं तो पॉजिटिव है, मंगल यदि बृहस्पति के साथ जुड़ रहे हैं तो पॉजिटिव है, लेकिन शुक्र के साथ जुड़ेंगे तो नेगेटिविटी है, शनि के साथ जुड़ेंगे तो नेगेटिविटी है। शुक्र के साथ जुड़ना ज्यादा नेगेटिव है, शनि के साथ जुड़ना थोड़ा सा कम नेगेटिव होता है। इसी तरीके से बुध और सूर्य की युति कहीं पर भी हो तो उसमें आपको एक पॉजिटिव +11 मिलता है, जबकि चंद्रमा के साथ युति हो रही है तो 4 पॉइंट की युति है ये, लेकिन होनी चाहिए अष्टम में तभी पॉजिटिव है। बृहस्पति के साथ बुध कहीं पे भी मिल जाए तो वो +11 पोजीशन है। तो जैसे कल हम जब कुंडली देख रहे थे कि 7.5 थी तो वहां पे शनि गुरु और बुध एक साथ थे, यहाँ पे बुध और गुरु की युति पॉजिटिव युति है, इसीलिए मैंने कहा कि किसी तरीके से स्टेटस में कुछ एक पॉजिटिविटी की उम्मीद की जा सकती है। अगर वही बुध शुक्र के साथ या शनि के साथ युति बनाता है आपके धनु लगन में तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो उस कुंडली में बुध और शनि की जो युति थी वो नेगेटिविटी का काम कर रही थी, और इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, 7th हाउस और 10th हाउस, क्योंकि बुध जो है वो 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। हाँ, अगर बुध 7वें या 10वें में बैठे हैं तो +4 बना रहे थे। इन सारी कैलकुलेशंस को ना आपको अलग अलग उसमें करके देखना पड़ेगा कि टोटलिटी में चीज निकल के क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो चीज लिखी है वो दूसरे कॉम्बिनेशंस के साथ मिलने पर बदलती रहती है। जैसे कि बृहस्पति है, अगर वो लगन में या चौथे भाव में बैठे होंगे तो पॉजिटिव है, +7 तक अच्छा करने चाहते हैं। बृहस्पति के साथ सूर्य कहीं भी बैठे हों काफी पॉजिटिव है, लेकिन चंद्रमा के साथ यहाँ पे नेगेटिविटी रहती है। हाँ, अगर यही बृहस्पति और चंद्रमा का योग अष्टम में बन जाए तो बेहतरीन रिजल्ट कर देगा। मंगल के साथ बृहस्पति योग कर ले, बुध के साथ कर ले तो पॉजिटिव है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति 0 पॉइंट पर रहते हैं, ना कुछ बुरा ना कुछ अच्छा। शुक्र के साथ अगर बात करें तो शुक्र जो है वो उस कुंडली में कहीं ना कहीं 6th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। अगर वो 6th और 11th में भी बैठ गए तो निगेटिव रिजल्ट्स करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, उसका संबंध अगर सूर्य के साथ बन गया तो भी प्रॉब्लमेटिक है। मतलब ये मान के चलिए कि उस लगन कुंडली में शुक्र जिसके साथ संबंध बना दे वहां पे उसको चुनौतियां लगा देता है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट वहां आता है कि गुरु का परम शत्रु है, इसलिए वो किसी के साथ भी मिलके अच्छा नहीं करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो लॉजिक्स है इसको मैं आगे आपको फ्यूचर में समझाऊंगा। अभी तो आप इन टेबल्स में ये जो कैलकुलेशन है इसको देख के सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जब आप लोग कभी भी किन्हीं वीडियोस को सुन लेते हैं कि अरे यहाँ पे हमने इसकी युति उसकी युति कर दी और उस हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, ऐसा नहीं होता। हर एक लगन में, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल प्लैनेट्स को अलग अलग हाउसेस के डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, इसीलिए जब किसी एक लगन में कोई एक पर्टिकुलर युति, मान लीजिए 1st हाउस और 9th हाउस की युति है, वो एक अलग पोजीशन से रिजल्ट करती है, तो दूसरे लगन में भी भले वो 1st और 9th हाउस के लॉर्ड की युति हो, उनका जो योग टोटल होता है वो बदल जाता है। अब यही चीज यहाँ पे आप शनि के साथ देखेंगे तो शनि जो है वो ऑलमोस्ट जिनसे भी संबंध रखते हैं वहां पर कहीं ना कहीं पे वो आपको एक नेगेटिव रिजल्ट्स करने की कोशिश करने लगते हैं। अब इसमें फिर यह सवाल उठेगा कि कुंडली में क्या शनि और शुक्र
जहां भी बैठेंगे हमेशा नेगेटिव ही होंगे या कोई दूसरी कंडीशन उन्हें पॉजिटिव कर सकती है। तो इसका जवाब ये है कि अगर शुक्र और शनि जैसे ग्रह बहुत ज्यादा बलवान नहीं है, तब आप जिंदगी में इनसे एक पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो। वरना आप ढपली बजा के खुश हो कि भैया मेरा तो शनि उच्च का बहुत ज्यादा बलवान, लेकिन अगर वो उस लगन के लिए अच्छा नहीं है तो फिर वो बलवान शनि आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट कर देगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर लगन में उसके पास आने वाले डिपार्टमेंट ही कुछ इस तरीके के हैं जिसके लिए वो बाध्य होता है। इसी तरीके से आप अपने कुंडली में शुक्र के बहुत ज्यादा बलवान होने पर भी खुश नहीं हो सकते। इनको सिर्फ इतना ही बलवान होना चाहिए जितना कि किसी खाने में नमक होता है, यानी कि जितनी जरूरत है उतना। वो इसीलिए क्योंकि अगर ऐसे ग्रह ज्यादा बलवान हो गए तो उसमें क्या होगा, चीजों को पॉजिटिव करने से ज्यादा नेगेटिव करेंगे। और अगर कमजोर हो गए तो क्या होगा, क्योंकि ग्रहों का अपना एक कारकत्व है, अगर वो कमजोर हो गए तो उनके कारकत्व में भी कमजोरी आ जाएगी। इसीलिए बैलेंस्ड रहे प्लेनेट वहीं पर अच्छा। कल मैंने एक कोई वीडियो सुनी, उन्होंने हर भाव में सूर्य को लेकर माणिक्य पहनने के लिए बता दिया। अब मान लीजिए कि आप धनु लगन को बिलोंग करते हो और आपको मैंने बोल दिया कि माणिक्य धारण कर लीजिए, ठीक है, और गलती से भी आपकी कुंडली में सूर्य का संबंध शुक्र से हो गया हो, चंद्रमा से हो गया हो और ऐसे में माणिक्य धारण कर दिया है, तो जब वो साथ में बैठ के युति करेंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट के साथ कब नेगेटिव रिजल्ट कर देंगे ये आप समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए कोई भी रेमेडीज को करने से पहले कम से कम इतनी आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि आप कोई रेमेडी बता रहे हो तो वो भले के लिए बता रहे हो। सिर्फ 4-6 वीडियोस में ये कह देना कि अरे ये तो नवमेश है, ये तो वो है, वो तो वो है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ग्रह की अपनी एक खुद की नेचर है, अपना एक कारकत्व है। सूर्य जो है वो जाना जाता है ऊर्जा देने के लिए, तो वो जाना जाता है बुराइयों को जलाने के लिए भी। ऐसे कंडीशन में जब वो अलग अलग भाव के स्वामी बनते हैं तो वो अलग अलग भाव में बैठकर भी बहुत अलग अलग रिजल्ट्स करते हैं। इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इस समय आपके सामने जो मैं शेयर कर रहा हूं, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा लोग जो है वो धनु लगन से ही आते हैं और वो अपने कॉम्बिनेशंस को लेकर हमेशा ही कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज से दिखे कि सर ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो है। हम इस कॉम्बिनेशन को इन आधारों पे जज करते हैं कि हाँ वो अच्छा है तो कितना अच्छा है। अगर ऐसे ही अच्छा सबके लिए है तो फिर हर कोई ही प्रधानमंत्री हो जाए, हर कोई ही टॉप एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इतना खुली सारी चीजें दे दी हैं तो सब कुछ इसी से सीख जाएंगे, इसके बाद भी आप इसको लगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ कॉम्बिनेशंस की एक पार्ट है। अलग अलग राशियों में बैठने के बाद इन कॉम्बिनेशंस में काफी वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि किसी राशि में कोई एक ग्रह मजबूत होगा, किसी राशि में कोई दूसरा। एक ही राशि के अंदर दोनों ग्रह एक समान मजबूत हो जाए ऐसा नहीं होता। इस वजह से इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के चलिएगा कि कॉम्बिनेशंस जब भी लगाने होंगे, मान लीजिए कि सूर्य और गुरु के कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पे +14 बताया है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या, जब वो सूर्य भी एक शत्रु राशि में बैठा हो और गुरु भी कहीं पे कमजोर हो जाए तो क्या वो कॉम्बिनेशन +14 रह जाएगा? सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन जो है +11 है, लेकिन क्या अगर उस कंडीशन में वो एनेमिकल साइन हो गई और बिल्कुल पाप दृष्टियों में चले गए तो क्या ये कैलकुलेशंस जो लिखी हैं इतने ही रिजल्ट्स मिलेंगे? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से देनी पड़ेंगी। इसीलिए कह रहा हूं कि सिर्फ इस बात पे आके ना तो दुखी हो जाना और ना ही खुश हो जाना कि कोई भी कॉम्बिनेशन में सारी चीजें आपको मिल गई। आपको लग रहा है कि वो कॉम्बिनेशन -17, -15, -16 के हैं, लेकिन वो प्लैनेट से वीक है तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने गलती से
उन प्लैनेट्स को बेवजह मजबूत कर दिया, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे कि अपनी बेवकूफ़ी से अपन ने अपने शत्रुओं को तलवार दे दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद एटलीस्ट आप लोग जब इस बात को सुन के आया करेंगे कि मेरे कुंडली में तो इस भाव और उस भाव के स्वामी की युति है, तो आपको इतना एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्बिनेशंस में एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि भाई ये दो ग्रह मिलेंगे तो इतनी पॉजिटिविटी के साथ रिजल्ट कर सकते हैं। वेरिएशंस आते हैं राशि बाय राशि, हाउस बाय हाउस। धन्यवाद।